हेलो स्टूडेंट्स, आईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.55 पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुन लें। अ सिमेट्रिक ब्लॉक ऑफ मास m1 विद अ नॉच ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस r rests on a smooth horizontal surface near the wall as shown। चित्र अभी दिखाऊंगा मैं आपको। A small washer of mass m2 slides without friction from the initial position. The maximum velocity of the block is, यानी इस प्रोसेस में आपको ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो क्या है सिचुएशन, पहले एक बार इस पिक्चर में उसे समझें आप। कुछ इस तरह का फ्रेम बनाया गया है, ये एक स्मूथ सरफेस है और इस वॉल के सपोर्ट में एक ब्लॉक को रखा गया है। ब्लॉक को आप ध्यान से समझें कि ये ब्लॉक कुछ इस तरह से डेवलप किया गया है कि एक हेमिस्फेरिकल सरफेस कट किया गया है इसमें से, और इस स्मूथ सरफेस पर इस ब्लॉक को रख दिया गया है। इस ब्लॉक का मास m1 है, यहां पर मैं इसे ब्लॉक कह दे रहा हूं। एक वाशर को इस हेमिस्फेरिकल पार्ट में टॉप पोजीशन से मूव कराया गया है। जैसे ही आप इस वाशर को फ्री करेंगे, ये वाशर इस स्मूथ सरफेस पे मूव करेगा। यहां पर ये गिवन है कि इस हेमिस्फेरिकल नॉच में किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है और ग्राउंड जिस पे ब्लॉक रखा हुआ है उसे स्मूथ बताया गया है। अब ध्यान दें, इस वाशर को इस प्रॉब्लम में m2 मास का बताया गया है। मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं ताकि आप देख सकें कि ये वाशर इस हेमिस्फेरिकल पार्ट में मूव कर रहा है। इस ब्लॉक पे ये हेमिस्फेरिकल पार्ट बना है। अब सिंपली इस क्वेश्चन के डायनेमिक्स को थोड़ा सा समझें कि जब ये ब्लॉक मोशन स्टार्ट करेगा तो इस कर्व्ड पोर्शन के किसी पॉइंट पर एक नॉर्मल रिएक्शन ये वाशर इस ब्लॉक को और ये ब्लॉक इस वाशर को देगा। अब ध्यान दें कि जो नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक को मिल रहा है उस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि वॉल की प्रेजेंस में ये ब्लॉक मूव नहीं कर पाएगा। तो इसका क्लियर मीनिंग है कि डायनेमिक्स में एक नॉर्मल रिएक्शन ये वॉल भी डेवलप कर रही है इस ब्लॉक पर, और वही डेवलप्ड नॉर्मल रिएक्शन इस नॉर्मल रिएक्शन को कंपनसेट कर रहा है। यानी क्लियर है कि इस वाशर के टॉप पोजीशन से बॉटम मोस्ट पोजीशन, इस हेमिस्फीयर के बॉटम की मैं बात कर रहा हूं। वाशर के इस टॉप पोजीशन से हेमिस्फीयर के बॉटम पोजीशन में आने तक की प्रोसेस में किसी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक में डेवलप नहीं होगी। अगर मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इस ब्लॉक के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूं तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा। आप ध्यान दें, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस बॉटम मोस्ट पोजीशन में इस वाशर की स्पीड u हो चुकी है और इसका डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग है। यहां पर कंप्लीट डिस्कशन के लिए मैं x एक्सिस डायरेक्शन को i कैप से प्रेजेंट करूंगा। आप ध्यान दें, वर्क एनर्जी थ्योरम से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इस वाशर की काइनेटिक एनर्जी में चेंज को हम लिखेंगे हाफ m2 u स्क्वायर माइनस 0। और चूंकि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज को वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस के सम के बराबर होना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम से। इस काइनेटिक एनर्जी चेंज को इस ब्लॉक पर लगने वाले सभी फोर्सेस के वर्क डन से इक्वेट करना होगा। अब यहां पर ध्यान दें कि इस वाशर को इस ब्लॉक से जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन इस वाशर के डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। आप समझ सकते हैं कि वाशर हेमिस्फेरिकल सरफेस पे चल रहा है और उसे मिलने वाला नॉर्मल रिएक्शन रेडियल डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं और यही वजह है कि नॉर्मल रिएक्शन किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं करेगा। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक वाशर के मोशन में केवल ग्रेविटेशनल फोर्सेस ही वर्क कर रहे हैं और हम जानते हैं ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटी के वर्क डन को मैं निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाशर से प्रेजेंट कर रहा हूं। आप ध्यान देते रहें। और नेक्स्ट लाइन में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज अप्लाई करूं तो ये बनेगा माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जिसे मैं 0 लिख रहा हूं
आप ये मान सकते हैं कि इस हेमिस्फेरिकल नॉच के बॉटम मोस्ट पॉइंट को ही मैंने रेफरेंस लेवल माना है पोटेंशियल एनर्जी मेजरमेंट के लिए। सो इस पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिखने के बाद इनिशियल पोजीशन में क्योंकि वाशर आर हाइट पे था तो पोटेंशियल एनर्जी को वाशर के लिए हम लिखेंगे m2g इंटू आर। और अब इसे सॉल्व करने पर u का वैल्यू हमें मिलेगा, आप ध्यान दें माइनस माइनस कैंसिल, m2 को कैंसिल किया जा सकता है और u का वैल्यू हमें मिलेगा √2gr। यानी वाशर जब इस ब्लॉक के इस टॉप पॉइंट से इस बॉटम पॉइंट तक मूव कर चुका होगा तो उसकी स्पीड कुछ इस तरह से दी जा सकती है और वेक्टोरियली आप इसे √2gr इंटू आई कैप से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे मोशन कैसा होगा उस पर डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जब ये वाशर इस सेकंड पार्ट में मूव करेगा तो किसी आर्बिट्रेरी पोजीशन पर अगर मैं वाशर और ब्लॉक के बीच में लगने वाले इंटरैक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस जर्नी में जो नॉर्मल रिएक्शन ये वाशर इस ब्लॉक को देगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिया जाएगा और इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग परफॉर्म करेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि अब इस सेकंड क्वार्टर में जब इस पार्ट पे वाशर चलेगा तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इस ब्लॉक को एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कराएगा और जब ये वाशर इस हेमीस्फीयर के मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर पहुंच के रिटर्न होगा तो उस कंप्लीट प्रोसेस में भी इस ब्लॉक को मिलने वाले नॉर्मल रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही परफॉर्म करेगा। आप ये ध्यान दें कि ये वाशर इस बॉटम पोजीशन से जिस टॉप पोजीशन तक जा पाएगा जाते समय भी और वापस आते समय भी इस ब्लॉक को जो नॉर्मल रिएक्शन वो वाशर देगा उसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कंटिन्यूअस परफॉर्म कर रहा है। और आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो इस पूरी प्रोसेस में इस ब्लॉक को लगातार एक एक्सेलरेशन मिलता रहेगा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। सो हम कह सकते हैं कि बॉटम पोजीशन से वाशर के जिस मैक्सिमम हाइट तक वो जा सकता है वहां तक जाने की प्रोसेस में और उस पोजीशन से वापस आने तक की प्रोसेस में कंप्लीटली इस ड्यूरेशन में इस ब्लॉक को एक एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगा और ये एक्सेलरेशन इस ब्लॉक की वेलोसिटी के लगातार बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके बाद जब ये वाशर बॉटम मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा और इस बॉटम मोस्ट पॉइंट से सेकंड पार्ट में जर्नी एक बार फिर से स्टार्ट करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट अब ब्लॉक को अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा और यहां से इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के घटने की शुरुआत होगी। यानी मैं बताना चाहता हूं कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में वाशर की स्पीड इतनी हो चुकी थी, इसके बाद जब वाशर इस सेकंड पार्ट में जिस मैक्सिमम हाइट तक वो जा सकता है जाके जब इसी पोजीशन पर वापस आएगा इस दौरान इस ब्लॉक को एक एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगा जो उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को एक टॉप वैल्यू तक पहुंचा देगा और फाइनली जब ये वाशर इस पार्ट में दोबारा आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिलने के कारण अब हमारे ब्लॉक की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटना शुरू होगा। चूंकि प्रॉब्लम में हमसे मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में बात की गई है तो हम समझ सकते हैं कि इस कंप्लीट जर्नी में इस ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी उस समय हमें मिल पाएगी जब ये वाशर अपने मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट तक जाके वापस आ चुका होगा। सो अब हम इस पोजीशन में इस वाशर के वापस आने की कंडीशन के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप ध्यान देते रहें। जहां तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है पहले आप उन डाटा को समझ लें। वाशर यहां पहुंच चुका है, इसकी स्पीड आपके सामने है। वेलोसिटी की लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप इसमें आई कैप लगा के एक वेक्टर प्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान दें वाशर की वेलोसिटी √2gr आई कैप पता लग चुकी है। जब वाशर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो उस समय ये ब्लॉक रेस्ट में था। सो मैं ब्लॉक की वेलोसिटी को
जीरो वेक्टर से प्रेजेंट कर रहा हूं। आप ध्यान दें, ये जो वेलोसिटीज प्रेजेंट की जा रही हैं, ये इस पोजीशन पर वाशर के आने के बाद आगे की जर्नी के लिए इनिशियल वैल्यूज है। सो मैं इसे u इनिशियल और v इनिशियल से प्रेजेंट कर दे रहा हूं। अब ध्यान दें, इस पोजीशन से वाशर आगे की जर्नी स्टार्ट करता है। सो इनिशियल वेलोसिटीज को हमने √2gr i कैप और नल वेक्टर के रूप में लिखा है। ये वेलोसिटी ब्लॉक के लिए और ये वाशर के लिए लिखी जा रही है। अपने टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाके जब ये वाशर दोबारा इसी पॉइंट पर वापस आ जाएगा तो उस कंडीशन में इस वाशर के पास एक डिफरेंट वेलोसिटी होगी। और हम जानते हैं कि अब तक ब्लॉक भी कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। सो वापस इस पोजीशन में वाशर के लौटने के बाद के लिए अगर मैं वाशर और ब्लॉक की वेलोसिटीज को u वेक्टर और v वेक्टर से प्रेजेंट करूं, यहां पर आप ध्यान दें कि v वेक्टर मैंने ब्लॉक की वेलोसिटी को कंसीडर किया है और u वेक्टर मैंने वाशर की वेलोसिटी को माना है। आप इस बात को ध्यान से समझें कि इनिशियल पोजीशन उस इंस्टेंट को माना जा रहा है जब वाशर इस पोजीशन तक इस पार्ट को ट्रेवल करके पहुंचा था, उस समय ब्लॉक रेस्ट में था। और फाइनल पोजीशन वो पोजीशन है जिसमें वाशर इस जर्नी को कंप्लीट करके यहां पर लौटा। और इनिशियल फाइनल में जो डिफरेंस है उसे आप समझें कि इनिशियली वाशर की वेलोसिटी ये और ब्लॉक की वेलोसिटी ये थी, लेकिन इस जर्नी को कंप्लीट करके जब वाशर यहां पर लौटा तो वाशर की वेलोसिटी u वेक्टर और ब्लॉक की वेलोसिटी v वेक्टर हो चुकी है। सो ध्यान दें कि इनिशियली ब्लॉक के पास वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन इस कंप्लीट जर्नी के दौरान मिलने वाले नॉर्मल रिएक्शन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से इस ब्लॉक ने एक वेलोसिटी गेन की है। उस वेलोसिटी को हम यहां पर v वेक्टर से प्रेजेंट कर रहे हैं और u वेक्टर से हम वाशर की वेलोसिटी फाइनल पोजीशन पर लिख रहे हैं। अब ध्यान दें, मैंने u वेक्टर और v वेक्टर दोनों को वेक्टोरियली प्रेजेंट किया है। अगर आप इसे i कैप में प्रेजेंट करना चाहें तो मैं इन्हें लिख दूंगा u i कैप और v i कैप। यहां पर आप ध्यान दें, मैंने दोनों को i कैप में प्रेजेंट किया है। तो कई बार स्टूडेंट को यह कंफ्यूजन होता है कि सर वाशर वापस लौटने के बाद उस तरफ जाएगा, इसे आप -u i कैप माने। लेकिन ध्यान दें, मुझे u की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है। सो ये बात हमेशा समझें कि जो अननोन है, जिसकी डायरेक्शन के बारे में क्लियर आइडियाज नहीं है, उसकी वेलोसिटी को ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप ui कैप vi कैप से प्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम वेलोसिटीज को ui कैप और vi कैप लिखते हैं तो आप ये ना समझें कि हम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। हम ui कैप लिख रहे हैं, लेकिन यहां पर आप समझ सकते हैं कि u की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेशन के बाद माइनस भी आ सकती है। सो इस पोजीशन पर जब ये वाशर लौट चुका होगा तो हमने उसकी वेलोसिटी को ui कैप से और इस ब्लॉक की वेलोसिटी को vi कैप से प्रेजेंट किया है। अब इन सभी डाटा को यूज करते हुए अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से एनर्जी देखने वाले कंसेप्ट को यूज करूं तो कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आप ध्यान दें। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से किस तरह एनर्जी को एक्सप्लेन किया जाता है, इसे हम अपने थ्योरी लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर मैं उस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। आप ध्यान दें, हम जानते हैं कि दो पार्टिकल से बने हुए इस प्रकार के सिस्टम के लिए सिस्टम की एनर्जी को लिखा जा सकता है हाफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस हाफ इनटू रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास यहां पर दोनों पार्टिकल के मास को m1 m2 मानते हुए कुछ इस तरह प्रेजेंट किए जाने वाले टर्म को कहा जा रहा है। और वेलोसिटी अगर पार्टिकल्स की मैं फॉर्मूले के फॉर्म में u1 वेक्टर और u2 वेक्टर से प्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरह से हम रिड्यूस्ड मास से एसोसिएटेड एनर्जी को लिख पाएंगे। अब ध्यान दें, इस फॉर्मूले में एनर्जी को प्रेजेंट करने के लिए जिन दो टर्म्स का हम इस्तेमाल करते हैं, इनमें पहला टर्म एक ऐसे पार्टिकल की एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा है जिसके मास को हमने सभी पार्टिकल के मास के बराबर कंसीडर किया है और हम ये मान के चल रहे हैं कि वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। और दूसरा पार्ट जिसे रिड्यूस्ड मास की एनर्जी के रूप में बोला जा रहा है, उसका अर्थ यह है कि हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से पार्टिकल्स में जिस एनर्जी को एनालाइज कर रहे हैं, ये वो पार्ट है।
सो एनर्जी को लिखने के इस फॉर्म में हम एनर्जी को सेंटर ऑफ मास की एनर्जी जो कि ये है और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से पार्टिकल्स की एनर्जी के सम के रूप में लिखते हैं। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के लिए, दोनों पोजीशन एक ही है इस प्रॉब्लम में, तो इनिशियल पोजीशन के लिए एनर्जी को क्या लिखा जाएगा आप ध्यान दें, यह होगा हाफ टोटल मास जो कि m1 प्लस m2 होना चाहिए इनटू वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर। तो ध्यान दें सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए m1 इंटू नल वेक्टर प्लस m2 इंटू वाशर की वेलोसिटी इनिशियल इंस्टेंट पे √2gr(I) होगी। सो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को दिया जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 से। और चूंकि इस टर्म में स्क्वायर लगाना है तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट स्क्वायर दे रहा हूं, आप ध्यान दें। सो इतनी एनर्जी लिखी जा सकती है इस टर्म के रूप में। और सेकेंड टर्म के लिए हम लिखेंगे हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर होल स्क्वायर। सो इन दोनों के डिफरेंस को लिखा जा सकेगा √2gr(I) माइनस नल वेक्टर होल स्क्वायर। अब चूंकि नल वेक्टर को लिखा जाना जरूरी नहीं है सो मैं डायरेक्ट √2gr(I) का होल स्क्वायर कर रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं इसे लिखना चाहूंगा। सो इनिशियल इंस्टेंट के लिए एनर्जी को लिखा जाएगा हाफ m2 √2gr होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि इस नल वेक्टर को हटाने के बाद जब आप इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो इसका अर्थ होगा I को I के साथ डॉट करना है, m2 को स्क्वायर करना होगा, √2gr को होल स्क्वायर करके 2gr बनाना होगा और इस I को I से डॉट करना होगा। किसी वेक्टर के स्क्वायर का अर्थ उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। सो I डॉट I को जैसा कि फॉर्मूला है मैं 1 अप्लाई कर रहा हूं और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 की एक पावर कैंसिल करने के बाद m1 प्लस m2 ही बचेगा। सो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा फर्स्ट टर्म को और सेकेंड टर्म होगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू √2gr² जो कि 2gr होना चाहिए। यहां भी I डॉट I को 1 अप्लाई किया जा रहा है। सो इतनी एनर्जी इनिशियली होगी सिस्टम के पास। यहां पर आप ध्यान दें कि मैं इनिशियल एनर्जी को डायरेक्टली हाफ m2 इंटू इस वेलोसिटी के स्क्वायर से भी प्रेजेंट कर सकता था, बट अभी मैं आपको रिड्यूस्ड मास वाले कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं सभी टर्म्स को उसी पैटर्न में अप्लाई कर रहा हूं। अब आप ध्यान दें जब ये वाशर कंप्लीट जर्नी करने के बाद इसी पोजीशन पर वापस आएगा तो उस पोजीशन को फाइनल मानते हुए जब इसी फॉर्मूले से उसकी एनर्जी को लिखा जाएगा तो वो क्या होगी, ध्यान दें। एनर्जी फाइनल को हम लिखेंगे हाफ टोटल मास m1 प्लस m2 एक बार फिर से इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर। और अब चूंकि हमने वाशर और ब्लॉक की वेलोसिटी को ui कैप और vi कैप माना है जो कि दोनों अननोन है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को हम लिखेंगे m1 इंटू vi कैप प्लस m2 इंटू ui कैप अपॉन m1 प्लस m2 और इस होल स्क्वायर को अप्लाई करने पर यह बन जाएगा कुछ इस तरह का और इस स्क्वायर को m1 प्लस m2 की एक पावर से कैंसिल किया जा सकेगा। प्लस सेकंड पार्ट को लिखा जाएगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी स्क्वायर। सो रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म होना चाहिए ui कैप माइनस vi कैप होल स्क्वायर। सो कुछ इस तरह से एनर्जी को प्रेजेंट किया जाएगा इसी पोजीशन को फाइनल मानते हुए। और अब अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये बनेगा E फाइनल इक्वल टू हाफ m1 vi कैप प्लस m2 ui कैप होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 और सेकेंड टर्म है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ui कैप माइनस vi कैप होल स्क्वायर। सो इनिशियल एनर्जी को इस इक्वेशन से और फाइनल एनर्जी को इस इक्वेशन से दिया जा रहा है। अब ध्यान दें इनिशियल और फाइनल पोजीशन को सेम कंसीडर किया गया है इस प्रॉब्लम में। सो आप समझ सकते हैं कि किसी प्रकार की
पोटेंशियल एनर्जी चेंज की संभावना नहीं है इस प्रॉब्लम में। सो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स परफॉर्म नहीं कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के सेम होने के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाशर में भी कोई चेंज नहीं आया है, किसी प्रकार का फ्रिक्शन इस सरफेस पर परफॉर्म नहीं कर रहा है और ग्राउंड भी स्मूथ है, तो क्लियरली हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आने के लिए सभी फोर्सेस के वर्क डन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में ग्रेविटेशनल फोर्सेस कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, वाशर की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, ग्राउंड स्मूथ है, तो क्लियरली इस केस में काइनेटिक एनर्जी में आने वाले चेंज को जीरो होना चाहिए। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी चेंज को जीरो से इक्वेट करूं इस क्वेश्चन के लिए, तो क्या मुझे इक्वेशन मिलेगी? एक बार आप उस पे आए। मैं फाइनल एनर्जी से इनिशियल एनर्जी को माइनस करके जीरो से कंपेयर कर रहा हूं, क्या इक्वेशन बनेगी? आप उसे देखें, मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, इस पर डिस्कशन हो चुका है। सो इक्वेशन बनेगी ई फाइनल हाफ m1 vi कैप प्लस m2 ui कैप होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ui कैप माइनस vi कैप होल स्क्वायर। ये फाइनल एनर्जी को प्रेजेंट किया गया है और इसमें से इनिशियल एनर्जी को मैं माइनस करूंगा। आप ध्यान से देखें, इस टर्म को मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ये डिस्कशन हो चुका है। अब इसमें से इनिशियल एनर्जी को अगर माइनस किया जाए तो एक्सप्रेशन बनेगा माइनस हाफ m2 स्क्वायर 2gr अपॉन m1 प्लस m2 और ये फाइनल टर्म होगा माइनस हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 2gr। अब ध्यान दें, इस एनर्जी डिफरेंस को मैं जीरो से कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस होता है और इस प्रोसेस में नेट वर्क डन जीरो है। सो इस एनर्जी चेंज को जीरो से इक्वेट किया जा सकता है। अब एक बात पर ध्यान दें कि पहले टर्म के रूप में सेंटर ऑफ मास की एनर्जी को प्रेजेंट किया गया है इनिशियल इंस्टेंट के लिए और इस टर्म के रूप में सेंटर ऑफ मास की एनर्जी को ही प्रेजेंट किया गया है फाइनल मूवमेंट के लिए। यहां पर ध्यान दें कि अगर यही इनिशियल और फाइनल कंडीशन है और किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इनिशियल मोमेंटम जो कि कुछ इस तरह से दिया जाएगा। आप ध्यान दें, इनिशियली ब्लॉक रेस्ट में था और वाशर की वेलोसिटी √2gr कैप थी। सो इस इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम यानी m1 v वेक्टर प्लस m2 u वेक्टर के इक्वल होना चाहिए। यहां पर v वेक्टर को मैं vi कैप और u वेक्टर को ui कैप से प्रेजेंट कर दे रहा हूं जैसा कि हमने कंप्लीट क्वेश्चन में किया है। सो मोमेंटम कंपैरिजन से अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस टर्म को इस थर्ड टर्म से कैंसिल किया जा सकेगा। आप ध्यान से देखें कि m1 vi कैप प्लस m2 ui कैप वेक्टर को m2 √2gr कैप लिखा जा सकेगा और इसका स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह की ही होनी चाहिए। सो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को कैंसिल किया जा सकता है। आगे के लिए इस बात पर हमेशा ध्यान दें कि एनर्जी का ये पार्ट इनवेरिएंट रहता है। सो यही फायदा है इस फॉर्मेट में एनर्जी को प्रेजेंट करने में। इस फॉर्मेट में प्रेजेंट की गई एनर्जी में हम ये समझ पाते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट जो कि सेंटर ऑफ मास की एनर्जी के रूप में लिखा जाता है ये तभी चेंज हो सकता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स परफॉर्म कर रहा हो। इस पोजीशन को इनिशियल और फाइनल मानते हुए जब एनर्जी को इनिशियली और फाइनली कुछ इस तरह से लिखा गया तो हम ये देख पाए कि ये पहला पार्ट जो सेंटर ऑफ मास की एनर्जी को प्रेजेंट करता है ये सिमिलर आया है। सो इस तरह से एनर्जी के प्रेजेंटेशन में हमें एक टर्म को काटने का मौका मिल जाता है। अब ध्यान दें, इस टर्म को कैंसिल करने के बाद बची हुई इक्वेशन में दो वेरिएबल u और v अवेलेबल हैं। सो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें u और v में से किसी एक की वैल्यू को दूसरे के टर्म में चेंज करना होगा। चूंकि क्वेश्चन में हमसे ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है, सो u वेक्टर को v वेक्टर के रूप में कन्वर्ट करना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से। सो कैसे ये चेंजेस होंगे आप ध्यान दें, मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं। इस डिस्कशन को आप समझ चुके हैं।
अब अगर इस इक्वेशन जो कि मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए बनाई गई है को यूज करके मैं यू आई कैप की वैल्यू को वी आई कैप वेक्टर में प्रेजेंट करूं तो ये क्या होगी, एक बार ध्यान दें। इस इक्वेशन से हमें मिलेगा m2 यू आई कैप इक्वल टू m2 रूट 2 जी आर आई कैप माइनस m1 वी आई कैप, और m2 को डिनोमिनेटर में लाने के बाद अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिखूं तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और इस टर्म में हमें m1 बाय m2 लिखना पड़ेगा। कुछ इस तरह का चेंज आ जाएगा, यानी यू आई वेक्टर को इस तरह से इस इक्वेशन में अप्लाई किया जा सकता है। सो यू आई वेक्टर की वैल्यू रखने के बाद क्या हमें आउटकम मिलेगा, आप ध्यान दें, ये होगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू यू आई कैप जो कि है रूट 2 जी आर आई कैप माइनस m1 अपॉन m2 वी आई कैप माइनस वी आई कैप। सो कुछ इस तरह से यू आई कैप की वैल्यू अप्लाई करने के बाद हमें एक्सप्रेशन मिला है, और इस नेगेटिव टर्म को अगर राइट साइड शिफ्ट कर दिया जाए तो ये होगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 2gr। ये 2 को कैंसिल किया जा सकता है, और ध्यान दें कि ये कंप्लीट टर्म m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 दोनों और कैंसिल हो जा रहे हैं। सो अब मुझे इक्वेशन मिलेगी हाफ अंडर रूट 2gr माइनस m1 अपॉन m2 प्लस 1 इंटू v। यहां मैंने m1 अपॉन m2 प्लस 1 को ब्रैकेट में ले लिया है और वी आई कैप को कॉमन ले लिया है। एक बात पर और ध्यान दें कि इस कंप्लीट एक्सप्रेशन से आई वेक्टर को स्क्वायर के रूप में अलग किया जा सकता है। सो आई डॉट आई को मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया है। अब यह एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बन गया है होल स्क्वायर में, और यहां हमें मिलेगा g इंटू आर। 2 को अगर मैं राइट में शिफ्ट कर दूं तो इसे कुछ ऐसे लिखा जा सकेगा, और स्क्वायर को कैंसिल करके हम इस इक्वेशन को प्लस माइनस साइन के साथ कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे। अब ध्यान दें, इसे सॉल्व करके हमें v का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो क्या आउटकम आएगा, आप ध्यान दें, मैं इस टर्म को राइट में और इस टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूं तो यह बनेगा रूट 2gr माइनस प्लस रूट 2gr इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m2 इंटू v। यहां पर एलसीएम ले लिया गया है इन टर्म्स का, और इस नेगेटिव टर्म को राइट में शिफ्ट कर दिया गया है। अब माइनस प्लस दोनों साइन यूज करें अगर हम बारी बारी से तो एक बार हमें इसका आउटकम 0 मिलेगा। सो v का एक वैल्यू 0 आना चाहिए, और अगर हम प्लस साइन अप्लाई करें तो ये 2 अंडर रूट 2gr इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m2 v मिलेगा। यानी इसे सॉल्व करके v का वैल्यू हमें मिल जाएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 2 मल्टीपल ऑफ अंडर रूट 2gr। अब इस बात पर ध्यान दें कि 2 आंसर आए हैं, एक कुछ इस तरह से दिया जा रहा है और दूसरा आंसर हमें 0 के रूप में मिला है। तो ध्यान दें कि हमने मैथ्स से यह पूछा था कि ब्लॉक की वेलोसिटी इस पोजीशन पर क्या होगी, हमने उसे वी आई वेक्टर के रूप में प्रेजेंट कर दिया था। तो ध्यान दें, मैथमेटिक्स कितना एनालिसिस करके आंसर देती है यह बात भी समझ में आती है कि फाइनली जब मैथमेटिक्स ने आंसर दिया हमें तो हमें एक नहीं 2 आंसर दिए। ये बताने के लिए 2 आंसर दिए कि जब वासर इस पोजीशन पर आया तो ऐसे 2 इंस्टेंट पाए गए। यहां पर आप ध्यान दें कि ब्लॉक की एक वेलोसिटी 0 आई, ये उस इंस्टेंट को एक्सप्लेन कर रही है जब वासर इस पोर्शन को ट्रेवल करता हुआ इस पोजीशन पर आया था पहली बार, और ये दूसरी वेलोसिटी उस मूवमेंट को एक्सप्लेन कर रही है जब ये वासर इस हेमिस्फेरिकल पार्ट में मूव करता हुआ वापस इस पोजीशन पर आया। सो इस प्रॉब्लम में चूंकि ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी को पूछा गया था और हम अपने डायनेमिकल डिस्कशन से ये समझ चुके हैं कि वासर का इस रीजन पे जाके वापस आना ही इस ब्लॉक की वेलोसिटी को मैक्सिमम तक पहुंचाएगा। सो इस वेलोसिटी को ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी के रूप में समझा जा सकता है। सो एक आंसर इस डिस्कशन के इनिशियल मोमेंट में ब्लॉक की वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, और दूसरा आंसर उस मैक्सिमम वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर रहा है जिसे कैलकुलेट किया जाना है। सो कुछ इस तरह से आंसर को m2 अपॉन m1 प्लस m2
इंटू 2√2gr से दिया जाएगा और यही इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। एक बात पर आप हमेशा ध्यान दें कि जब हम सेंटर ऑफ मास की एनर्जी और रिड्यूस्ड मास की एनर्जी को अलग अलग लिखते हैं तो एक्सप्रेशंस थोड़ा सा लेंथी बनते हैं, लेकिन जिस तरह से कुछ टर्म कैंसिल हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक स्टेप के बाद क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। कई क्वेश्चंस में इस टर्म के कैंसिल होने का बेनिफिट मिलता है। अपने थ्योरी लेक्चर्स में जब हम एनर्जी लॉस पढ़ाते हैं तो भी सेंटर ऑफ मास फॉर्म में लिखी गई एनर्जी के बेनिफिट को समझ पाते हैं। सो आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम और रिड्यूस्ड मास के टर्म को यूज करके इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से कर पाएंगे। अपनी नेक्स्ट क्लिप में हम ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर को कंसीडर करते हुए भी इस प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व करेंगे। सो आप दोनों मेथड्स को समझते रहें ताकि सुटेबल क्वेश्चन में सुटेबल मेथड को अप्लाई किया जा सके। थैंक यू।